चॉकलेट इधर किधर रखते हैं अनार साहब? ये क्वालिटी की चॉकलेट है इनके पास। कितने से आई है वैसे? अच्छा चलें। अस्सलाम वालेकुम, शराय दसूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ जनाब नासिर इकबाल और हसनात मलिक। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जहां बहुत अहम समाअत हुई कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल करने का कानून, उस पर सलमान अकरम राजा ने तकरीबन 3.5 पौने 4 घंटे दलाइल दिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने फिर आखिर में ये कहा कि हम तवक्को करते हैं अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान से कि अभी जो सिविलियंस के ट्रायल जो हैं वो शुरू नहीं होंगे। तवक्को है, उन्होंने कहा वी एक्सपेक्ट कि अभी तक जो है वो उनके ट्रायल शुरू नहीं होंगे। लेकिन उसके फ़ौरन ही बाद DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि 102 के जो ज़ेर हिरासत हैं उनके फ़ौजी ट्रायल्स जो हैं वो शुरू हो चुके हैं और जो 17 अदालतें हैं वो आज से नहीं हैं, वो 9 मई के वाक़यात से पहले से कायम हैं और उनके अंदर उनके चल रहे हैं। जबकि DG ISPR ने एक लेफ्टिनेंट जनरल, 3 मेजर जनरल और 7 ब्रिगेडियर्स के ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई का भी बताया। और इसके साथ ही एक और अहम वाक़या ये हुआ है कि आज ही ये बेंच जो 7 रुकनी बेंच था, 9 के बाद पहले 2 जज साहिबान ने एतराज़ किया इसकी कंपोजिशन के ऊपर, लेकिन आज एक और जज साहब जस्टिस मंसूर अली शाह पर हुकूमत ने एतराज़ किया और वो उठ गए। उनके उठने के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हैं वो कासे बरहम हुए। वो बरहमी की क्या वजूहात थीं, इन तमाम सूरत हाल पर बात करते हैं। मेरे साथ हैं नासिर इकबाल और नासिर इकबाल साहब हमें बताएंगे कि जस्टिस मंसूर अली शाह पर मंसूर अवान एडवोकेट अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान का एतराज़ क्या था, जस्टिस मंसूर अली शाह ने क्या कहा और फिर इस सारे बात के ऊपर चीफ जस्टिस ने ये क्यों कहा कि कानून और उसके बजाय मुख्तलिफ डिवाइसेस जो हैं वो इस्तेमाल की जा रही हैं। शुक्रिया क़य्यूम साहब। पहली बात तो ये कि चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा था, जो आखिर में जो आपने जिक्र किया ना, वो ये है कि उन्होंने कहा था कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब तक ये केस पेंडिंग है वो फौजी अदालत में ये आईनी दरखास्तें ज़ेरे इल्तवा हैं, तब तक ये मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल शुरू नहीं होगा। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने बेसिकली ये कहा था कि इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं और हो सकता है कि 102 अफराद जो मिलिट्री कस्टडी में हैं उनकी तादाद मज़ीद कम हो जाए, क्योंकि अगर ये मालूम हुआ कि तफ्तीश शाम कि ये पता लगा कि अगर ये लोग उन लोगों में शामिल नहीं हैं जिन्होंने जो सेंसिटिव जगहों के अंदर एंटर हुए थे और ब्रीच किया था, फिर अगर तो ब्रीच किया था फिर तो मिलिट्री कोर्ट में इनके केस ये उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने ब्रीच किया और वो प्रेमिसेस के अंदर चले गए, उनका केस तो फिर सुना जाएगा। लेकिन अगर वो उसमें इन्वॉल्व नहीं हुए लेकिन वैसे वो दूसरे में थे तो उनका फिर नॉर्मल कोर्ट्स में केस चला जाएगा, फिर वो जो भी प्रोसेस होगा जो चलेगा। जिस पर फिर मुजाहिद लगी अकबर नकवी साहब ने कहा कि ये पिक एंड चूज के पीछे क्या रैशनल है। हाँ, तो इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा था ये कोई रैशनल नहीं है। वही एक्सप्लेन किया था कि रैशनल बेसिकली यही है कि जिन्होंने ब्रीच किया जुर्म है, हाँ, मतलब ग्रेविटी ऑफ दिस जो जुर्म है उस पर। लेकिन आज क़य्यूम साहब, तो नाज़िर साहब, एक वर्बल ऑर्डर भी जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का होता है। वो अगर अदालत ये भी कह दे कि हम तवक्को करते हैं कि ये ट्रायल शुरू नहीं होंगे और उधर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कुछ ही जो 3 बजे हियरिंग ख़त्म हुई है, 3:40 पे ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि हम तो ट्रायल शुरू कर चुके हैं। नहीं, जारी हैं। उन्होंने यही कहा ना, उन्होंने कोर्ट्स की तादाद भी बताई, 102 का नंबर भी लिया और अपने जो 17 अदालतों का भी। हाँ, लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब ने जो बात की है ना, कोर्ट के सामने एट द बार की है ना बात, तो वो बेसिकली मैडम आयशा ने ये कहा था ना, आप इंस्ट्रक्शन ले लें तो कल आपको एग्जैक्ट खबर मिलेगी ना कि क्या। लेकिन बेसिकली उन्होंने कहा था कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो अंडर इंस्ट्रक्शंस ही हैं, मेरी पर्सनल। लेकिन वो ठीक है, वो बात ये है कि अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी एक काम होता है। DG ISPR जो हैं वो लीगल बैकग्राउंड तो नहीं है ना उनका। जिस तरह एक वकील होता है उसको एक पता होता है, मुझे जो लग रहा है, मे भी मैं गलत हूँ, कि इन्वेस्टिगेशन और उसके बाद एक ट्रायल स्टार्ट होता है जब अदालत में बंदे को पेश किया जाता है, उसके बाद एविडेंस स्टार्ट हो जाता है। अब ये एक स्टेज होगी, मे बी प्री ट्रायल वाली हो, लेकिन ये इतनी बारीक जो है, ये क्या
जो है वो इसमें ये भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत उनको कल अटॉर्नी जनरल कहें कि नहीं अभी प्री ट्रायल स्टेज ही जा रही है, इन्वेस्टिगेशन वाली एविडेंस ही कलेक्ट किए जा रहे हैं हाँ अंदर। ठीक है, मैं लेकिन आपकी बात साहब, समझ उसमें गया। एक चीज़ ध्यान में रखें ना, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ, लेकिन पहले एक चीज़ मैं कराना चाहता कि आपको याद है कि हम कुछ अर्से पहले लॉ मिनिस्टर साहब से मिले थे, तो उन्होंने कहा था जो कॉवेनेंट्स हैं इंटरनेशनल सिविल राइट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स, उसमें जो 4 जो उनके प्रोविजंस हैं वो हम उसको रिस्पेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब यही है ना कि उन जो 102 अफराद की जो ट्रायल होगा, जो प्रोसिक्यूशन होगी, उसमें उनको राइट्स मिलेंगे। तो मेरा ख्याल है कि चूँकि अभी आज आपको याद होगा कि सलमान अकरम राजा साहब एक फादर की तरफ से रिप्रेजेंट हुए रहे थे, जिनके बेटे के बारे में जुनेद इकबाल साहब एक्स एडवोकेट जनरल ऑफिस के अंदर से पंजाब, उनका बेटा है। उनका बेटे का पता ही नहीं चल रहा। उनको अभी तक ये नहीं मालूम कि वो किस जगह है, क्या उस पर 102 में उसका नाम है या वो मिसिंग में आ रहा है, उनको नहीं पता था। तो कहने का ये मकसद है कि मेरा भी ख्याल यही है कि जो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहना है कि ट्रायल इंक्वायरी स्टेज में ज़रूर है, लेकिन ट्रायल शुरू नहीं हुआ। तो मेरा भी ये ख्याल है कि वो ठीक कह रहे हैं अटॉर्नी जनरल साहब। तो जहाँ तक आपने बात की, तो आपने वैसे आज बड़ा मिस किया, क्योंकि आज जैसे ही हियरिंग शुरू हुई है सुबह, तो अब आप जस्टिस मंसूर अली शाह के उठने का वाक़या बयान करने लगे हैं, मज़े का। तो वो जो है मतलब मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है जो मैंने लेकिन देखी। नासिर साहब देखें, जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा था कि अगर उन्होंने अपना जो बाइस था वो बताया सबको कि हाँ जवाद ख्वाजा साहब के साथ उनकी एक रिश्तेदारी है। अब तो जवाद ख्वाजा साहब की तरफ से भी एक क्लैरिफिकेशन आई है इमरान खान से ताल्लुक़ और अहमद खान साहब से ताल्लुक़ के हवाले से और इस पिटीशन के दाखिल होने के हवाले से। लेकिन जो है वो मंसूर अली शाह साहब पर आज हुकूमत ने क्यों एतराज़ किया, जबकि अटर्नी जनरल जो है वो कह चुका था मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो अटर्नी जनरल को खड़ा नहीं होना चाहिए था कि ये मौक़िफ़ मैं नहीं लूँगा। देखें, अटॉर्नी जनरल साहब ने तो सबको परेशान कर दिया ना, बौखलाहट, मतलब हक्का बक्का रह गए। हम नहीं, बेंच। यही अफरीदी साहब बड़े मुस्कुरा रहे थे, मुझे किसी ने बताया। हम तो थोड़े लेट में और कयूम साहब। आपको याद है उनका एक स्टाइल है मुस्कुराने का, और उस स्टाइल का ये मकसद नहीं होता कि वो इंजॉय कर रहे हैं। व्हेन ही वाज मतलब जब वो कोई सोच रहे होते हैं या वरीड होते हैं या कोई मतलब प्रोवोकिंग बात हुई होती है, तो वो मुस्कुरा रहे होते हैं। परेशानी वाली बात ऐसी कौन सी अगर परेशानी वो वाली कह बात? देते कि जी मैं पहले दिन हाँ, मैं कह मेरे चुका, पे मैं नहीं इतना- उठता। नहीं, पहले दिन वो कहते कि मैंने आपको कहा, अब मैं इतना केस सुन चुका हूँ, हाँ, अब मैं क्यों उठूँ? नोट ले चुका हूँ। यार, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इज़ हाईली रिगार्डेड और रिस्पेक्टेड जज हैं, और उनकी प्रेजेंस इन द बेंच में, नासिर साहब मौक़िफ़ तो हुकूमत का तब्दील हुआ ना, मंसूर शाह साहब का तो नहीं हुआ। वही बात हुआ। मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ ना, मुझे अगर बोलने की इजाज़त दें। अच्छा चलें, पहले वाक़या तो पूरा किस्सा तो सुना दें। मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो हेयरिंग शुरू हुई तो मंसूर अली शाह साहब एकदम रोस्ट्रम की तरफ आए। किसी कोई एक्सपेक्ट नहीं मंसूर अली शाह साहब ने यार, मंसूर अवान साहब, मंसूर एडवोकेट जनरल, हाँ, आप नाम ना लें, आप अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान कह एडवोकेट दीजिए। जनरल, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। मंसूर उस्मान अवान साहब रोस्ट्रम की तरफ आए, तो किसी को पता नहीं था कि वो क्या बोलेंगे। तो उन्होंने कहा कि जी मैं ज़ाती तौर पे तो मैंने एक बात की थी और मैं अभी भी उस पर कायम हूँ, लेकिन मैं आई एम अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट कि उनको इतराज़ है सैयद मंसूर अली शाह साहब जो हैं जस्टिस, उनकी प्रेजेंस इन द बेंच, क्योंकि ही इज़ रिलेटेड टू वन ऑफ द पटिशनर, यानी जस्टिस फॉर्मर CJ पी जवाद ख्वाजा। तो इस पे मंसूर साहब ने कहा, जस्टिस मंसूर साहब ने कहा कि मैंने तो आपको पहले दिन कहा था कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो बता दे, और आप लोगों ने तो कहा था कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उसने कहा ये उन्होंने अब AGP ने कहा कि जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मुझे अंडर इंस्ट्रक्शंस हैं। तो फिर मंसूर साहब ने कहा कि मैं बहुत ही क्लियर हेडेड हूँ अबाउट कोड ऑफ कंडक्ट का आर्टिकल 4 पे, जो ये कहता है कि अगर आपकी कोई रिलेशनशिप हो तो आप नहीं सुनेंगे केस। तो मैं बहुत सेंसिटिव भी हूँ, मैं बहुत क्लियर भी हूँ, और अगर मुझ पे कोई उंगली उठेगी तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता। तो इस पे फिर CJ साहब ने फिर थोड़ा सा मतलब उन्होंने गुस्से का भी इजहार किया। अच्छा, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस को क्यों गुस्सा आया? इतराज़ तो उन पे यार, हुआ। देखें, पहले 9 मेंबर बेंच से कहानी शुरू हुई थी, फिर 7 पे हो गई और आज 6 होगी, और ये पहले भी होता है। तो चीफ जस्टिस ने आज बाकायदा इजहार भी किया कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो रेशो के गेम पे, मतलब आज ये देखें, नहीं, जस्टिस तो मंसूर अली शाह मैं ने साहब ये आर्टिकल बताएं। 4 का हवाला दिया और कहा मैं आई एम वेल वर्स विद दिस, हाँ नहीं सुननी चाहिए केस, तो लिहाजा, और ये भी नहीं कि कोई उस वजह से उंगली उठे तो वो उठ गए। ऑडियो लीक्स में भी तो एक था
किसी का मामला है, किसी की खुश दामन की वीडियो है, ऑडियो नहीं, है। लेकिन ये बताएं कि ये इलेक्शन का मैटर 4-3 वाला या ये 9 रुकनी बेंच अब 6 में बन गया है, तो ये इसमें जुडिशल पॉलिटिक्स को आप रूल आउट करने हैं या कोई इसका एलिमेंट? नहीं, मैं किसी किस्म की पॉलिटिक्स को रूल आउट नहीं कर रहा। ये बातें तो ये तो इल्ज़ाम लग रहा है ना। बल्कि चीफ जस्टिस साहब ने तो ये भी कहा कि हमें क्रिटिसिज्म का शिकार है हम पार्लियामेंट में। ये लोग मतलब दे स्टैंड अप इन द पार्लियामेंट और हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं, हमें लाइक माइंडेड कहा जाता है। उसने कहा कि हमने कभी भी पर कोशिश नहीं की, चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं, हमने कभी भी कोशिश नहीं की इनको प्रोसिक्यूट किया जाए या परसू किया जाए इस तरह के एलिगेशंस के ऊपर। लेकिन मेरा ख्याल में टाइम आ गया है कि अब हमें ये इस से हमें पीछे जाना पड़ेगा, इस स्टैंड से कि हम किसी को हाथ नहीं लगाएंगे। हमें पीछे जाना पड़ेगा। ये मैं समझा कि ये किसी और तरह समझे ना, आप ये समझे कि अब हमें एक पीछे एक कदम हटना चाहिए था। उन्होंने कहा कि जो मैं कोई कार्रवाई या इनिशिएटिव नहीं ले रहा था, तो इसका मतलब है कि अब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो पार्लियामेंट के अंदर खड़ी हुई बोली हुई तकरीर उसको कैसे पार्लियामेंट का नहीं, वो कह रहे पार्लियामेंट में तो उन्होंने जिक्र किया ना, पार्लियामेंट ने जिक्र किया ना कि हम के बारे में आपको पता है आर्टिकल वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है ना सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, और इसी तरह पार्लियामेंटेरियंस को भी है। वो मतलब 2 है, उनको भी है इनको भी है। आप यहाँ उनके बारे 69 की है, 65 की है। आप मैलिस एट्रीब्यूट नहीं कर सकते पार्लियामेंट के बारे में सुप्रीम कोर्ट में, और वो भी आपके खिलाफ बात नहीं कर सकते। नहीं फोकस ये पहले पूरी गल तो सुन लेंगे। और नासिर साहब बड़ी अहम खबर दस रहे ने, चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि जनाब हुण साडे को बर्दाश्त नहीं हो सकता। वही मैं कह रहा हूँ, टिकट गलत चले, हम समझे एक कदम पीछे क्रॉस द लाइन, क्योंकि आप अच्छा तो एक टिकर और भी बहुत सारे गलत चले हैं। वो मैं तो यार परेशान हो जाता हूँ अपनी बातें, दोस्तों की बातें सुन सुन के। मैं तो हैरान होता हूँ कि यार जो कुछ होता नहीं है वो बाहर जाके टिकट। मसलन एक जगह उन्होंने ये बात कही थी कि हम जो है हमारे पास सिर्फ मॉरल अथॉरिटी है अपनी जजमेंट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, हमारे पास छड़ी नहीं है, स्टिक कोई छड़ी नहीं है। और इस मुल्क में बहुत सारे लोगों के पास छड़ी है, लेकिन क्या उनके पास मॉरल अथॉरिटी भी है? ये एग्जैक्ट उनके ऑब्जर्वेशंस थी, लेकिन उलट चल गया। क्या चला? मतलब आपने क्या पढ़ा? मैंने तो नहीं देखा। नहीं, एक जगह चला, वो मैंने बाद में करेक्शन करवाई थी, तो फिर पहले वो कुछ चल चुका था। कयूम साहब ये तो इंटरप्रिटेशन है, कंटेम्प्ट शुरू हो गई, कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू हो गई है। किस पे कंटेम्प्ट? कौन सी कंटेम्प्ट? साकिब निसार साहब वाला ही वो रिप्ले होगा मामला। अच्छा। क्योंकि उन्होंने कहा है कि अब ये हम सोच रहे हैं कि हम इस अपने स्टैंड से पीछे हटेंगे, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है ईद के बाद जो है ये जो है को लगता है कि कोई तो मॉरल अथॉरिटी है, पानीपत की मॉरल अथॉरिटी है। तो मॉरल अथॉरिटी कयूम साहब साकिब निसार साहब के पास क्या थी? अच्छा, पावर तो है ना, डिजोरो पावर, बल्कि उनके पास ज़्यादा है कलम की पावर। अगर मुझे बताएं चीफ जस्टिस साहब एक जज को साथ बिठा के किसी भी फंक्शन के खिलाफ कहें कि जी इसकी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बगैर ट्रायल के, बगैर किसी उसके सजा दे देंगे, तो करते रहे हैं, माजी में हाँ, करते रहे। तो ट्रायल का क्या 2 दिन, हर चीज मेरे ख्याल में उनके पास है। वो सुप्रीम कोर्ट पूरी पार्लियामेंट को वो तौहीन अदालत में सजा दे देंगे। मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के पास डिजोरो बहुत बड़ी पावर है, और यही मसला है कि वो है, वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, और कॉन्स्टिट्यूशन वो है जो हम इंटरप्रेट ओ करें। भाई किसी कानून के तहत ही होगी ना सजा। कानून में हर चीजें नजीर मेरे को ट्रायल ही होगा ना। एस एडी भी डिजोरे पावर्स नहीं है कि चीफ जस्टिस जो है वो कोई शहंशाह आलम है, ऐसे भी तो नहीं है ना। असनाद साहब ये कह रहे हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही है ना, वो उनके ऊपर हो सकता है ये कोई, उन्होंने ये नहीं हम करना शुरू कर देंगे, उन्होंने कहा कि हमें ये टाइम आ गया कि हमें पीछे हटना चाहिए। इसका मतलब है कि हो सकता है वो रिकन्सिडर करें कि छोड़ो यार रहने दो। ये भी हो सकता है कि वो कोई इनिशिएट भी कर दें, लेकिन वो उनका पार्लियामेंट में तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही है ना, उस पर कुछ तो नासिर साहब अब ये जो अभी खत्म नहीं हुई, तो उन्होंने ये भी कहा कि जो गवर्नमेंट ने पहले दिन से जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन और मैरिट्स पे बात नहीं करी, वो रेशो पे फंसी हुई है। रेशो से मुराद वही है कि ये 4 जजों की तादाद पे 4-3 है, ये करें 3 करें 2 करें। और उन्होंने इन्होंने कौन सी बात मान ली? इन्होंने अपनी मर्जी की, उन्होंने कोई बात तो नहीं मानी। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने आज तक ये कभी लीगल आर्गुमेंट्स किए हैं। अच्छा सुन तो लेना, उन्होंने ये नहीं कहते हैं, ये कभी नहीं कहा कि आइन में 90 दिन लिखा है इलेक्शन होने चाहिए, उस पर ये नहीं आएंगे, लेकिन वो रेशो के ऊपर चले जाते हैं। और फिर और खैर बेशुमार उन्होंने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स को आप कैसे ख़त्म करेंगे, ये एक डिबेट है ना, आप इस पे क्यों नहीं आ रहे? आप दूसरी इधर उधर की बातों नहीं पे खत्म चले हो गए। सकते फंडामेंटल राइट्स, बिल्कुल नहीं खत्म हो सकते, लेकिन फंडामेंटल राइट्स को बुनियाद बना के चीफ जस्टिस की ज़ात में सारे इख्तियारात मरकूज हो सकते हैं।
नहीं, ये मैं नहीं कह रहा। देखें, अभी तो चीफ जस्टिस आप नहीं कह रहे, मैं तो आपको उस नहीं, वो- फैसले का हवाला दे वो रहा हूँ ना। इंटरमेंट सेंटर वाला केस भी 4 साल से लगा और 26 केस जो हैं एक जैसे, जो इन्हीं यही तकरीबन आईनी सवालात हैं जो ये सिविलियंस का ट्रायल के हवाले से, वो तो 26 केस जो हैं वो 3.5 साल से नहीं लगे। वो क्यों नहीं लगे? बहुत इंपॉर्टेंट उनके लिए नॉन रुकनी बेंच नहीं बना क्योंकि उनका ताल्लुक पीटीआई से नहीं था। ये इंपॉर्टेंट बात है, फंडामेंटल राइट्स देखिए, उनके भी हैं। और जो मैंने तो आपसे पहले दिन से कह रहा हूँ कि कोई बंदा मिसिंग होता है ना, उसके ज़्यादा फंडामेंटल राइट्स हैं, इसलिए कि वो राइट टू लिबर्टी भी है, राइट टू मूवमेंट भी है, उसमें बहुत सारे राइट्स आ जाते हैं। लेकिन हसनाद साहब देखें, ये जो तनकीद करते हैं आप लोग कि जनाब 26 केस जो हैं वो नहीं लगे इसी इंटरमेंट सेंटर का या टू एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर वाले, ठीक है, तो जाहिर है अब वो भी कोई मजबूरी होगी, नहीं लगे, नंबर नहीं आया होगा। लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं है कि जनाब बाकी जो केसेस दाखिल हुए हैं वो ना किए जाएं। नहीं, हमारा तो कोई इतराज़ ही नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है जो वो सुन रहे हैं। देखिए, अब इसमें जो एक ड्यू प्रोसेस है और जो कंसर्न है लोगों के, जब हुकूमत कह रही है कि 4 चीज़ें हम इंश्योर कराएंगे, तो इसका मतलब है मामला क्रिटिकल है और ये ऐसे नहीं हो सकता। और मेरा ख्याल है अस्करी हुकाम को भी इस चीज़ का इदराक करना चाहिए। कलभूषण केस में भी जो है वो कुछ गलती हुई, बाद में उसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ा जब आपने उनको उसको नहीं दिया, वो एक्सेस टू काउंसलर एक्सेस नहीं दिया, उसके बाद आखिर में देना पड़ा आपको। तो यहाँ भी मेरा ख्याल है जो ड्यू प्रोसेस के तकाजे हैं वो पूरे करें, ताकि इंटरनेशनल कोई आज बात ये भी हुई ना कि जी ये जो लोग हैं फिर इंटरनेशनली चीज़ों को छालते हैं कि जी यहाँ जो है वो ड्यू प्रोसेस नहीं हो रहा, वो इंसाफ कहते हैं आज DGISPR ने कहा कि ICJ जैसी कोर्ट जो है उसने मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर होने वाले ट्रायल के हवाले से जो है वो इसको ठीक करार दिया है कि वहाँ पे ठीक होता काम। देखें, वो उन्होंने ये बात उन्होंने की थी कि जो थी वकार सेठ साहब की जजमेंट, उसमें उन्होंने कहा कि उसके पास इफेक्टिव रिव्यू का इख्तियार है। इफेक्टिव रिव्यू यानी सुपीरियर जुडिशरी का, पाकिस्तान की सुपीरियर जुडिशरी, और उस बुनियाद पर उन्होंने कहा कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान इफेक्टिव रिव्यू होगा उस जजमेंट का जो कोर्ट मार्शल हुआ, या कोर्ट मार्शल तो जो उसको मिलिट्री कोर्ट में सज़ा हुई कलभूषण को। अब उसके बाद आपने कानून लाए, उसको ड्यू प्रोसेस दे रहे हैं, तो यही चीज़ अगर पहले से सारी चीज़ें हो जाएं तो ये बड़ी ज़रूरी है। अब भी सवाल बड़े चैलेंजिंग है। मेरा तो मतलब है कि फौजी अदालतों के खिलाफ अपील का हक अगर मौजूद है तो ये ICJ ने कहा कि ठीक है आप ये करें, हक है। और इफेक्टिव रिव्यू कितना वो एक्सपेंड करते हैं। अब भी जो है जो 21वीं आईनी तरमीम है जिसके खिलाफ ये फैसले पड़े हुए हैं, उसके अंदर भी 3 चीज़ों का कहा हुआ है, कोरम नॉन जुडिस, मेलाफिडे, और अगर वो मेलाफिडे लॉ है या फैक्ट, उसमें अगर आपका हो फेयर ट्रायल ना मिले तो आप जो है वो अदालत से रजू कर सकते हैं। लेकिन और अहम भी है, उसमें मेरा ख्याल है कि जो मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा अदालत इन केसेस में जो है वो रिव्यू को मज़ीद एक्सपेंड करेगी, इफेक्टिव रिव्यू और मज़ीद देगी। लेकिन कलीम साहब एक चीज़ उसमें और भी उन्होंने अहम की थी। उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा था हमारे पास मॉरल अथॉरिटी ऑफ हक है और ट्रुथ है। और दूसरा उन्होंने कहा था कि वो रंजीदा था, उन्होंने कहा था कि आपने इस तरह की एलिगेशन उंगली उठा दी है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के, जो कि बहुत सेंसिटिव आदमी है। फिर उन्होंने कहा कि क्या हम प्राइम मिनिस्टर को बुला के पूछें कि आप ये समझते हैं कि मंसूर अली शाह साहब जैसे बंदे ऐसे हैं कि सिर्फ क्योंकि चूँकि उनकी रिलेशनशिप है किसी से, तो वो जो डिसीजन है वो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ था वियर्ड ऑफ, यानी जो गाड़ी स्लिप करती है ना, स्किड मार जाती है, तो वो स्किड मार के दूसरी साइड पे चले जाएंगे। तो आप प्राइम मिनिस्टर से हम ये पूछें कि ये उस तरह के जज हैं। और फिर उन्होंने कहा कि हमें जो है टर्निश और मिलाइन ना करें, और जब गवर्नमेंट ये काम करती है तो आप क्या मैसेज दे रहे हो। ये एक इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन ऑफ जुडिशरी जो है। नासिर साहब कितना अच्छा होता, कितनी अच्छी अच्छी बातें की हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। साथ ही ये भी कह देते कि पनामा के अंदर जो सिसिलियन माफिया के जजों ने इल्ज़ाम लगाए हैं वो भी गलत लगाए हैं। बिल्कुल लगाए हैं, वो तो हमने पहले दिन से कह रहे हैं। नहीं मैं कहा चीफ जस्टिस साथ में ये भी कह देते ना, ही इज अ चीफ जस्टिस, वो किसी साइड नहीं मार रहे हैं ना, वो तो हमने तो वो अपने अपने ग्रीवेंसेस तो है ना, पहले दिन से हम कह रहे हैं। देखिए हाँ, ये इसी तरह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस का जो पड़ा हुआ है 2011 से, वो भी नहीं लगा, उसके ऊपर ही कह देते कि हाँ भुट्टो का जो गलत ट्रायल किया गया। देखिए प्राइम मिनिस्टर्स को कान से पकड़ के आप निकाले चले जा रहे हैं, ये सही तरीका था। सियासी लोग हैं, आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस की ग्रीवेंस हैं आपके खिलाफ। हाँ। एक जज ने 13 पेजेस का नोट लिखा है और कहा है कि आपने ये किया, आपने जूनियर से मेरे खिलाफ वो जो आप जिसमें पिटीशन लेके गए थे और जिस तरह ऊपर से एक 100 मोटो लेके, हालांकि वो काजी अमीन मरूम था,
वो उन्होंने डान में नासिर साहब ने लीड लगाई थी। उन्होंने कहा था कि डोंट यू थिंक कि हमें उन जजेस को बिठाना चाहिए जो मेन ओरिजिनल केस का हिस्सा थे, आपने क्यों नहीं बिठाया? आपने 8 रुकनी बेंच क्यों बनाया? पिक एंड चूज लाइक माइंडेड बिठाया आपने, फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाया? सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड फ्यूचर। चलें, जस्टिस काजी भाई से के अलावा आपको trust नहीं है। रजिस्ट्रार के जुडिशियल ऑर्डर के जरिए डिस्कार्ड किया, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को डिस्कार्ड किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और फिर उसके ऊपर कौन सी जुरिस्डिक्शन के अंदर बैठ के उन्होंने 6 जज साहबान ने सबसे मुकदमा इंपॉर्टेंट सुना। चीज़ है कि आपके सीनियर बुनी जज जस्टिस काजी फैसा ये बात कर रहे हैं कि आपने जो भी अपना टेनोर चलाया, आपने मुशावरत हमसे नहीं की। आपके जो प्रीडेसर थे गुलजार साहब, वो आपसे मुशावरत लेते थे, आपको हर बेंच में बिठाते थे। आपने सीनियर मोस्ट जजेस यानी मुझसे और सरदार तारिक से नहीं पूछा, और आपने चुनिंदा वर्ड है ना उर्दू आपकी तरफ, बिल्कुल, उन लोगों से आपने सुप्रीम कोर्ट चलाई, और जो है वो चुनिंदा एहलकारों से, और फिर यह है कि फुल कोर्ट की मीटिंग नहीं बुलाई। तो देखें, मॉरल अथॉरिटी हक जो है ना, दूसरे लोगों के पास भी बड़े एविडेंस। मॉरल अथॉरिटी क्या होगी जब लॉ मिनिस्टर फ़रोग नसीम कहता है कि जी हमें जनरल बाजवा ने कहा कि जज लाओ, फिर ख़त्म हो गई ना मॉरल अथॉरिटी। जब आप उनके कहने पे जज लगवाएं फिर ख़त्म हो गया ना, डीलें करेंगे तो फिर तो आपकी वो। और सिंस पनामा जो कुछ होता रहा, साकिब साहब कहते थे ये मुझे हर चीज़ मटीरियल आ जाता है, मैं अभी जनरल फैज़ को बुला लूँगा, तो फिर मॉरल अथॉरिटी ख़त्म हो गई। किसको इलेक्शन लड़ाना है, किसको नहीं कराना? 2018 में इलेक्शन के बाद जो कोई साकिब निसार करते रहे उसको ये जस्टिफाई करेंगे? पनामा में आपने कहा कि 1 महीने में कर दें, 1 महीने में आप कर रहे हैं ना। इस तरह मॉरल अथॉरिटी और छड़ी की बात हो रही है ना नासिर साहब, छड़ी है या मॉरल अथॉरिटी है, ठीक है, देखें छड़ी के साथ तो हमेशा आप खड़े रहे। आपने अपने हाउस में यूनिटी नहीं की, ना बुला के बड़ी सुप्रीम अपने साथ कोर्ट बड़ी में ज्यादती की जो है। मिसट्रस्ट ये तो मैं अपने साथ क्या ज्यादती करनी नासिर साहब, सब इस इदारे के साथ ज्यादती हो रही है यार। और उसके बात बाद यह है कि ये कितने बड़ी तकलीफ की बात है कि मुल्क का चीफ जस्टिस कह रहा हो, मतलब ये इस तरह की बात कर रहा हो, इसके लिए हमारा भी दिल दुखता है। साकिब निसार साहब, मुझे ये बताएं क्या ज़रूरत थी पनामा में आर्डर लिख रहे हैं कि एक रेफरेंस जो है इलेक्शन से पहले कराएं, हाँ। क्योंकि नवाज शरीफ को जेल भेजें, जरा उसकी वजह बताएं। 25 जुलाई के इंतखाबात से पहले जो है एक रेफरेंस और रेफरेंसेस, हाँ, वो ओब्लीग रेफरेंसेस, उससे बड़ी धांधली क्या है यार? सुप्रीम कोर्ट पूरी जो जीआईटी पे मॉनिटरिंग की है, इस कोर्ट ने की है ना, ये कोई जेब देता है? तो नासिर साहब यही बातें हैं ना। ये तो फिर उसके बाद अगर आप मुझे सरमन देंगे, मुझे खुतबा सुनाएंगे मॉरल अथॉरिटी का, तो मैं क्या, मुझे हंसी आएगी ना, और मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा चलें, इस तरफ आप बहुत हो गए। आज जवाद ख्वाजा साहब ने, देखें यार, जवाद ख्वाजा साहब ने एक अपना, नासिर साहब, एक स्टेटमेंट जो है वो जारी किया है। मेरे ख्याल में मैं वो एक आधे सफ़े का है वो पढ़ के सुना दूँ तो वो ज़्यादा बेहतर है कि आप लोग जो है, असल सवाल है उसका जवाब नहीं है। कौन सा? ठहरे ना, पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ, फिर आप उसका जो भी आप का मौक़िफ़ हो उसके बारे में कीजिएगा जनाब। आए साहब ना, हमेशा जो असल सवाल होता है ना, अपनी बुक सारी लिख दी, असलान केस का नहीं बताया कि वो मामला हमने क्यों। ठहरे पहले सुन लेना यार, देखें ना, देखें जो मेन देखें वो जवाद ख्वाजा साहब कहते हैं कि जनाब मुझे एक नेक नाम साफ़ी ने एक दोस्त के ज़रिए पैगाम भिजवाया कि मीडिया में मेरे बारे में और जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर की है इसके बारे में कुछ चहमगोइयाँ और ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। इस नेक नाम सहाफ़ी, जिसकी मैं दिल से इज़्ज़त करता हूँ, ने मशवरा दिया है कि मैं इस बारे में कुछ कहूँ। पाकिस्तान में मीडिया कितना खुद मुख्तार और आज़ाद है, इस बारे में मेरी राय कुछ अच्छी नहीं है। मीडिया कितना सहमा हुआ है, मीडिया ने खुद अपनी आज़ादी पर किस हद तक समझौता कर लिया हुआ है, ये आवाम के सामने है। इस हवाले से मैं अपनी किताब स्लॉटर्ड विदाउट नाइफ में जिक्र कर चुका हूँ। अपनी इस राय के बावजूद मैं समझता हूँ कि तारीख पूरी बुक लिख दी। इफ्तिखार मोहम्मद शोई साहब के बारे में एक फिक्रा नहीं, हम तो सहमे हुई हैं मीडिया, और आप जो 2009 से 13 तक इफ्तिखार शोई साहब के जो थे और इतना उनके ओब्लाइजिंग क्या कह रहे हैं जी कि वो इफ्तिखार शोई साहब से सहमे हुए थे? बिल्कुल, वो उस वक्त जो जिस तरह कर रहे थे। नासिर साहब आपको भी मालूम है इस चीज़ का? सच पूरा बोले ना। मुझे क्या, मैंने नहीं कभी सहमा हुआ देखा उन्हें यार। आपने नहीं देखा ना, लेकिन आपको चीज़ों का पता है ना। नहीं, पूरी बुक लिख दी। इफ्तिखार हुसैन ऐसा है, बंदियाल साहब के बारे में लिख दिया, आजमत साहब के बारे में लिख दिया, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब। इफ्तिखार जो साहब बेस्ट है क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट लाए, उनकी राय है ना, ये फिर देखना। अच्छा आप आगे, हामिद खान साहब, यार मुझे उनका पूरा बयान पढ़ लेने दें, आपको बहुत सारा मवाद मिलेगा, आपका पूरा मौका दूंगा मैं आपको कि आपने क्या कहना है क्या नहीं कहना है। अच्छा, अपनी इस राय के बावजूद मैं समझता हूँ कि तारीख़ के धारे में इस वक्त बहैसियत कौम हम मजमूई तौर पर एक नहायत अहम और नाजुक मोड़ पर हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आने वाली नस्लों के लिए कुछ ज़ब्त तहरीर में ले आऊँ
जहाँ तक फ़ौजी अदालतों में आम सिविलियन पर मुकदमा चलाने का ताल्लुक है, इस बारे में मेरा मौक़िफ़ आज का नहीं है और ना ही मौजूदा हालात व वाक़यात के ज़ेर असर बना है। सन 2015 में रावलपिंडी बार एसोसिएशन बनाम वफाक पाकिस्तान PLD 2015 सुप्रीम कोर्ट 401 में मैंने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट जो मौक़िफ़ अपनाया था वो हमारी मुल्क की और अदलिया की तारीख़ का हिस्सा है। 2015 में मेरी यही राय थी कि आम सिविलियन शहरियों का फ़ौजी अदालतों में मुकदमा चलाना गैर आइनी है, क्योंकि ऐसा फ़ेल शहरियों की आइनी हकूक़ से मुतसादिम है। इसलिए जो मीडिया के लोग ये तासुर दे रहे हैं कि मैंने फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ आज कोई नया मौक़िफ़ पेश किया है या किसी ज़ाती खानगी मसलहत के तहत है, ऐसे सहाफ़ी या तो तारीख़ से नावाकिफ़ हैं या वो अवाम उन्नास को जानबूझकर गुमराह कर रहे हैं। मुझे ये भी बताया गया कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मैंने अपनी दरख्वास्त साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिमायत में दायर की है, तो ये बात गलत है। इमरान खान के वकील हामिद खान से मेरी रफ़ाकत 46 बरस पर मुहित है। वो इंतहाई मोतबर कानूनदान हैं और काबिल तकरीम हैं। ना तो उन्होंने अपनी दरख्वास्त के बारे में मुझसे बात की और ना ही मैंने अपनी दरख्वास्त का उनसे ज़िक्र किया। ठीक है, बस आगे 1-2 लाइनें और हैं और ये फिर पूरा हो जाएगा, फिर फ़ोरम आपके पास। इमरान खान साहब को मैं तकरीबन 60 साल से जानता हूं, लेकिन पिछले कम अज़ कम 50 साल से मेरी इनसे कोई मुलाकात नहीं हुई, माँ सवाए एक दफ़ा जो आज से तकरीबन 15 साल पहले एक शादी की तकरीब में हम मिले थे। मेरी दरख्वास्त मफाद आमा में दायर की गई है और किसी एतबार से वो हामिद खान की दायर करदा दरख्वास्त से मुख्तलिफ भी है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मीडिया आवाम के हकूक़ का अमीन है, लिहाजा आवाम की अमानत इन तक दयानतदारी के साथ पहुँचाए। इसके बाद मेरी इनके हक़ में एक दुआ है कि वो कलाम पाक की हकीमाना हिदायत जो सूरह हजरात में दी गई है, इस पर ईमान ले आएँ और अमल पैरा हो जाएँ। आगे आयत है, अल्लाह ताला सबको ईमान की दौलत दे, आमीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बैना फत्तबिउ अन यार ये मेरी अरबी बहुत कमज़ोर है। तुसीबू कौमन बेजहालतन फतसब्बहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। हाँ, आयत नंबर 6 ठीक हो गए सूरज। आगे भी लिखा है कि ये मेरे आखिरी, पहली और आखिरी। हाँ, ये मीडिया के लिए इस बाबत ये मेरी पहली और आखिरी तहरीर है। जवाद ख्वाजा मोरखा 26/6/2023। देखिए, ख्वाजा साहब की हम इज़्ज़त इस तरह करते हैं कि वो वह जज हैं शुरू में जिन्होंने प्लाट लेने से इनकार कर दिया। ठीक है, वो उसमें नहीं है और उन्होंने इस तरह भी नहीं किया कि आर्बिट्रेशन के पीछे लग गए करोड़ों रुपए में। कुछ उनकी क्वालिटीज़ हैं जो हर कोई एक्सेप्शनल है हम तो, लेकिन ख्वाजा साहब कहें, ख्वाजा साहब ने जो असल सवाल था वो नहीं, स्किप कर गए। वो ये सवाल जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, कहते हैं कि उनका कोई खानगी मसला भी नहीं है, नहीं खानगी को खानदानी मामला मेरे ख्याल में उनके 2 रिलेटिव भतीजे थे, कोई थे, वो गिरफ्तार हुए थे। वो मिलिट्री कोर्ट में नहीं है, उनका ट्रायल, ये आप कहें कि वो ना उनकी कस्टडी मांगी गई है ना वो मतलब उनको बेल हो चुकी है, लेकिन उनका टिल टूवर्ड PTI था। एक बात है। फिर ख्वाजा साहब कहते हैं कि रात को अदालत जो बंदियाल साहब ने लगाई वो भी गलत लगाई। उन्होंने अपनी बुक में कहा कि कंट्रोवर्शियल किया, बुक किताबें यानी नहीं। फिर वो ये भी कहते हैं कि शुरू में नून ने मुझे जज भी नहीं लगाया। तो देखें, फिर वो कहते हैं कि जी, वो अपनी बुक में ही कहते हैं कि मुझे जो है वो नहीं, लेकिन उनका ये बात तो ठीक है ना, मुझे जज जब सुप्रीम कोर्ट का तो हामिद खान साहब ने पैगाम इफ्तिखार जोशी साहब का लाया, तो फिर मैं देखें, हामिद खान साहब बिल्कुल कोई आपकी अपनी और वेल ड्राफ्टेड पिटीशन है और उसमें कोई गलत बात नहीं, सारी बातें उन्होंने टू द पॉइंट की हैं। लेकिन वो हामिद खान साहब से तल्लक जो है वो तो है ना उनका, और बड़ा उनका साथ अगर आप कहें कि तल्लक नहीं है, एक 46 साल से वो मान रहे हैं, चलें उसका कोई नहीं है, लेकिन वो ये ख़ुद कह रहे हैं कि रात को अदालतें गलत खुली जो इमरान खान को खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की, तो उसमें फिर क्या मतलब है, किस तरफ हो जा रहे हैं? नासिर साहब, जवाद ख्वाजा साहब के ऊपर बहुत सारी चीज़ों पे आप हो सकता है उनसे डिसएग्री करते हो, लेकिन ये बात तो तय है कि उन्होंने 2015 के अंदर भी जो फ़ैसला दिया था आइनी तरमीम, हम इख्तलाफ करते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट को बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी की बुनियाद पे आइनी तरमीम नहीं उड़ाने का इख्तियार है, ठीक है, लेकिन वो उन जज साहबान में थे बशमुल काजी फ़ईसा और जवाद ख्वाजा, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक APS वाक़या के बाद उसको उन्होंने जो है वो स्ट्राइक डाउन कर दिया था। तो ये बात तो है, सारी बात सब में है। तो फिर क्यों लोग एतराज़ करते हैं जवाद ख्वाजा साहब के ऊपर? क्योंकि जैसे आप भी उस दिन गए थे इरफान कादिर साहब के पास, वो बहुत उन्होंने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि जजों को लिटिगेशन के अंदर नहीं आना चाहिए।
देखिए आपको पता है आज चीफ जस्टिस साहब ने भी उन्होंने कहा कि आपको मालूम है मैंने उनके अंडर काम किया हुआ है, वो एक दरवेश जज हैं, उनका कोई पॉलिटिकल सलांट नहीं है, उनका कोई एंगल नहीं है पॉलिटिकल, तो उसके ऊपर भी आप लोग वो इल्ज़ाम लेकिन नाज़िम हम भी यही कहते हैं कि एक कानूनी आईनी सवाल तो है ना, तो आप ये बताएं, छोड़ें इस बात को, बहुत आप इस पे चले गए। आज की कार्रवाई में सलमान अकरम राजा अदालत को अपने इस नुक्ते के ऊपर कि 175(3) के तहत जो अदालती निज़ाम कायम है उसके तहत ही ट्रायल हो सकता है सिविलियंस का, और सिविलियंस को उनके बुनियादी हकूक़ आर्टिकल 10, 9, 4, 25 जो है वो इनसे महरूम नहीं किया जा सकता है। इस पर आपको अदालत कितनी कन्विंस नज़र आई? नहीं देखें क़य्यूम साहब, उन्होंने तो वो बार बार उनका यही एम्फेसिस था कि ये जो मिलिट्री ट्रायल्स हैं ये कोर्ट ही नहीं है, तो ये 173(5) में आते नहीं हैं, तो इसलिए आप इनको डिक्लेयर कर दें कि ये कोर्ट नहीं है, फोरम ही गलत है। लेकिन उनको ये बताया गया कि सिर्फ बहुत सारे अदर भी फोरम हैं जो 175(3) में नहीं आते, लेकिन वो हम उनका केसेस एक्सेप्ट भी करते हैं, उनके खिलाफ अपीलें भी आती हैं, वो हम सुनते हैं। उनको बार बार यही बताया जा रहा था कि आपका जो केस है वो ये नहीं है, आपका केस कनेक्शन आप इसको कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। हाँ, एक मौके पे मुझे याद है चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा ये कोई हार्वर्ड नहीं है जहाँ पे आप जो है मकाला पढ़ के सुना रहे हो हमें। नहीं वो क्या हुआ था ना? नहीं बेसिकली वो उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिए थे और वो उस पर तो तब उन्होंने चीफ जस्टिस ने कहा था कि ये असल में चीफ जस्टिस चाह रहे थे कि ये अपनी जो प्रेमाइज है उसके ऊपर रहें, उस पे रहें, और दूसरी ये कि वक्त बचाएं, वो ये बार बार कहते हैं कि हमारे पास टाइम भी कम है, आज कल हमारे पास लास्ट डे है, हम चाहते हैं कुछ ना कुछ इसका कोई कंक्लूजन निकले, तो वो चाह रहे थे आज ही कंप्लीट हो जाए, फिर भी वो तकरीबन 2.5 घंटे। जस्टिस आयशा मलिक भी कह रही थी कि मुझे मैं भी समझता हूँ कि आप अपने आर्गूमेंट्स के जरिए क्या कहना चाहते हैं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई है। नहीं वो असल में जा रहे थे मेरा ख्याल है वायरिस की तरफ के जी स्ट्राइक डाउन मतलब सेपरेशन ऑफ पावर की बात होगी तो ज़ाहिर बात है वो मिलिट्री कोर्ट मिलिट्री जस्टिस के खिलाफ बात कर रहे हैं। वो क्योंकि कहते हैं कि एफबी अली ब्रिगेडियर एफबी अली बड़ा वाज़ेह कह दिया है कि हम वायरिस की तरफ नहीं जाएंगे, हम इसी में देखेंगे जो प्रोसेस है कि मटेरियल दिया गया है, एविडेंस दिया गया है, एटीसी ने कि जज ने स्पीकिंग आर्डर पास किया है, वो आर्डर पे क्या पता कोर्ट कह दे कि वो चैलेंजेबल है हाई कोर्ट के लिए, अपील को स्कोप बड़ा कर दें, वो इस तरफ सेफ गार्ड की तरफ जा रहे हैं, फिल्टर लगा रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब और सोच है उनकी जो फैसल सिद्दीकी साहब की है, जो हैं सलमान राजा साहब, लतीफ़ खोसा साहब या ख्वाजा अहमद हसन साहब, वो ज़रा और जा रहे हैं, वो कहते हैं कि बल्कि वो जो प्रोविजन है वो उसको स्ट्राइक डाउन ही कर दिया, मतलब उनकी सारा ही उनका इफेक्ट ही ख़त्म करे। हाँ लेकिन उसकी फिर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है। आज जो है वो आप फिर चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि आप सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जो आर्मी ऑफिसर्स जो है उनको फ़ायदा पहुंच जाए जो कि यहाँ पे नहीं है, मौजूद ही नहीं है। ये भी बात हुई थी ना कि अगर इसको स्ट्राइक डाउन किया जाएगा ज़ाहिर है इसके नीचे जो ट्रायल या फैसले हुए हैं वो फिर उनकी क्या हैसियत होगी। 1952 से ये लॉ है ना, तो और इसमें बेशुमार लोग ट्राई हो भी चुके हैं, तो आप प्रॉपर तरीके से पिटीशन करें ना, ये इस तरह जिस तरह ये चल रही है। तो आपको नहीं लगता कि सलमान अकरम राजा के दलाइल से कभी कहीं किसी मरहले पर अदालत कुछ कन्विंस हुई है? लेकिन थोड़ा सा उन्होंने गैर तब्दील तो किया था नासिर, लेकिन उज़ैर भंडारी साहब ने भी तो एक मज़े की इंटरेस्टिंग इमरान खान साहब के वकील एज दरख्वास्त गुजार, हाँ वो उन्होंने दरख्वास्त एज ए रिस्पोंडेंट उनके वकील आए हैं, रिस्पोंडेंट के वकील आए हैं, और उन्होंने जो बड़े मज़े की बात की जिस पर मुझे थोड़ा सा झटका भी लगा था, वो ये कह रहे थे कि मेरे क्लाइंट की ये की पोजीशन है कि हम जो लोग अरेस्ट हुए हैं हम ये नहीं कह रहे कि उनका ट्रायल नहीं होना चाहिए, उनका ट्रायल करें जिनको आपने मरवा दिया उनका आप ट्रायल करें, ठीक है। मैंने कि उन बेचारों को तो वो तो आपकी मोहब्बत में निकल आए बाहर, और पता नहीं उनसे क्या क्या गुनाह सरजद हो गए, वो ठीक है। लेकिन साथ ही वो कहते हैं कि जो है वो 9-10 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने क्या कहा नासिर साहब, आपकी ज़ुबानी बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने बेसिकली ये कहा था कि ये दिस इज़ पॉलिटिकल गोल्स एंड एस्पिरेशंस, आप इस पर मत रहें, आप लीगल बात करें। लेकिन डांट दिया, हाँ उन्होंने कहा ये इसको छोड़ दिया। उनका आर्गूमेंट ये था कि जी ये मेलाफाइड इन लॉ पे लग रहे हैं, मैं मेलाफाइड इन फैक्ट्स पे बात करूंगा
कि सारा जो ये प्रोसेस है इस पे भी उन्होंने बात की ना फैक्ट्स पे। उन्होंने कहा कि इस सूरत हाल में आर्मी एक्ट को इन्वोक करना मेलाफिडे है की बुनियाद पे इन्वोक किया गया, ये बदनीति है। लॉ नहीं है, मेलाफिड इनफैक्ट है। मतलब वो फैक्ट्स को भी वो डिस्प्यूट कर रहे हैं ना कि भाई फैक्ट हैं। और जो तो देखें कल का दिन इम्पोर्टेंट है। असल चीज़ है जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि मंगल को हम प्रोसीडिंग कंक्लूड कर लेंगे, क्या वो कर पाएंगे? क्योंकि इतलात ये हैं कि फ़रोग नसीम साहब भी कराची से इस्लामाबाद में तैयारी कर रहे हैं और शाह खबर साहब से भी रब्ता हो गया। इरफान कादिर साहब भी आ रहे हैं। इरफान कादिर साहब भी सोच रहे हैं कि मैं आ जाऊँ। मेरा ख्याल है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में भी वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक एक और जो है वो उनको बुला लिया जाए कल जो है वो इरफान कादिर साहब के लिए। लेकिन सर मसला ये आ रहा है क़य्यूम साहब, सुप्रीम कोर्ट के लिए एक ही नासिर चैलेंज साहब एक और भी तो वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट हर एक मामले और में भी तो divided है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की भी तो एक रिश्तेदारी है, शायद आज उसकी तरफ DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इशारा नाम किया नहीं गया है, नाम नहीं है, हाँ, वो नाम कि नहीं एक है। लेफ्टिनेंट जनरल जो है उनको नौकरी से मे बर्खास्त भी कर कोई दिया और गया। हो, मे भी वो ही हो, लेकिन ये बात हो सकती है उन्होंने ये बहुत। नहीं कहा ना कि कोर कमांडर लाहौर थे तो लेकिन हो सकता है कोई भी हो। लेकिन मेरा सवाल वही है जिसका आपने जवाब नहीं दिया हाँ। कि आपने ये क्यों कहा कि जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है आप ट्राई ज़रूर करें और ठीक है ओपन कोर्ट में करें, लेकिन ये क्या बात है कि क्यों करें भाई? आप तो आपकी मोहब्बत में वो लोग निकले थे, आप लीडर हैं, वो आपको फॉलो कर रहे थे, आपने उनको इंसाइट किया बल्कि था। आपको आगे बढ़ के कहना चाहिए पहला ट्रायल मेरा करो, क़य्यूम साहब बात ये है है ना? बात खुद ये है- ट्रायल से भाग रहे लीडर हैं। तो होना ऑलवेज हाँ, वो कहता है कि पहले मेरी लाश से गुजर के जाएं सर। वो लीडर ऑलवेज लीड फ्रॉम द फ्रंट। हाँ, मेरे ख्याल में जुडिशरी की अभी भी रिपोर्टेशन जो है बहुत आखिर स्टेक। अभी भी चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि अपने अंदरूनी डायलॉग शुरू करें, खुद जाएं, चल के जाएं। अच्छा ये और बजाय बताएं इसके कि full court ऐसे आपको बना लें। आपको 21D2 जो है ये कोई जो फायदा नहीं। ये स्ट्राइक डाउन होता क़य्यूम नजर आ साहब, रहा है मैं आपको बता रहा हूँ आपको आर्मी एक्ट का ये सेक्शन भी जिसके नहीं। तहत सिविलियंस का ट्रायल होगा कुछ वो भी नहीं स्ट्राइक हो रहा। डाउन होता कुछ नजर भी आ रहा नहीं- है। कुछ भी नहीं हो रहा। और इस सुप्रीम कोर्ट का इस बेंच से कोई भी फैसला होगा उसको फिर वही बात है, सुप्रीम कोर्ट जब तक यूनिटी नहीं आएगी, अगर यूनिटी नहीं आती तो चीफ जस्टिस साहब छुट्टी पे चले जाएं और जस्टिस काजी फैसला को इख्तियार दें, फिर वो जाने और उनका काम जाने। ये इस तरह नहीं चीज़ें चल सकती कि जजमेंट चलती रहे। और यार आपको उनको एडवाइजर होना चाहिए, इतने अच्छे अच्छे मशवरे देते हैं आप। अच्छे नासिर लोग नासिर मरवा साहब आप रहे हैं, बताएं। उनको मरवा रहे हैं। वो नासिर साहब आप ये इसका बताएं, जवाब ने पिछले आप ये बताएं कि आपको लगता है कि सिविलियंस के कोर्ट मार्शल से मुतल्लिक कानून को स्ट्राइक डाउन कर देगी सुप्रीम कोर्ट? देखिए इसका जवाब मैं पिछले प्रोग्राम में दिया था और वही जवाब मैं आपको दोबारा दूंगा कि स्ट्राइक डाउन नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये मैक्सिमम ये जाएंगे तो वो यही कहेंगे कि प्रोसीजर्स में कुछ खामियां उसको दूर कर दें, वो सेफ गार्ड प्रोवाइड करें और इनको फैसिलिटेट करें। जैसे आज चीफ जस्टिस ने ये भी कहा है कि यार हम कुछ कंप्लेंट्स फूड की वसूल हुई हैं और इनको चूंकि पढ़े लिखे लोग हैं। हाँ, पढ़े लिखे लोग ये ले, नवा सवाल काटता हूँ उन्हें नहीं, क्या बोला- अगर अगर एक किसी तरफ को आप कह रहे हैं- वेयर अबाउट्स का नहीं पता, एक तरफ कह रहे हैं नो वो है कहाँ? किसी ने कोई कंप्लेंट कर दी होगी ना, कोई ये लेटर कुछ भेज दिया होगा। कैसे लेटर लिखने की आज़ादी है? यार लोग नहीं खत लिखते, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नासिर पिटीशन साहब, खत नहीं है। किसने मेरा लिख के ख्याल है बताया होगा यार आपके किसी ख्याल ने, में? किसी के वालिद ने, किसी के वालदा ने कुछ लिख दिया होगा। ये चीज़ें तो बेशुमार ह्यूमन तो राइट्स फिर ये बात भी गलत है कि किसी का राब्ता नहीं है। यार आप समझने की कोशिश करें कि चलो, ह्यूमन ठीक राइट्स है। हाँ में इस तरह की एप्लीकेशंस आती रहती हैं। अच्छा देखें कल इंस्ट्रक्शन पे जो है वो अटॉर्नी जनरल सारी चीज़ सामने रखेंगे। चलें, ठीक वो हो गया। सामने हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। तो जनाब शरह दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।